तो कितना हम इसका पढ़ चुके हैं, द ग्लिम्स ऑफ इंडिया सबने पढ़ा हुआ है। ये तो 3 उसका है कि गोवा, कूर्ग और असम का। करेक्ट। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में इंडिया के 3 जगहों की खासियत के बारे में बात की गई है। गोवा के बारे में बात की गई है, कुर्ग के बारे में बात की गई है और आसाम के बारे में बात की गई है। गोवा में बेसिकली गोवा के ब्रेड बेकर्स के बारे में बात की गई है। कुर्ग में कुर्ग की कॉफी प्लांटेशन और कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी के बारे में, उसके ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में बात की गई है। और आसाम में आसाम के टी टी प्लांटेशन। कल्टीवेशन। ठीक है। तो तीनों की अपनी अलग अलग वो है ब्यूटी, और तीनों के ऑथर भी अलग अलग है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ 3 स्टोरीज। पहली स्टोरी लूसियो रॉड्रिक्स की है। स्टोरी है बेकर फ्रॉम गोवा। किसने पढ़ रखी है? मैंने। बताओ स्वास्थ्य का। मैम ये वाली थी ना, ये असम, ये हमारी 8th की बुक में थी सेम स्टोरी, तो फिर से इसी बुक में आ गई। बेकर फ्रॉम गोवा पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, तो मैम इसमें तो मेनली वो लोग वो जो पोएट है वो अपने वो गोवा उसका एक वो है वो गांव टाइप, तो उधर वो अपने ब्रेड बेकर्स के बारे में हम बात कर रहा है। सबसे पहले मैम मतलब मैंने ना बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो मेरे को एकदम वैसे याद नहीं है। तो उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि कैसे वो लोग आते हैं, फिर उनकी अपीयरेंस बोलते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल टाइप का वो पहना होता है। तो फिर वो उसकी कैसे साउंड करते हैं, कि मैंने ये मिड टर्म एग्जाम में पढ़ा था, तो फिर ओके, से कोई मैंने उतना कोई रिवाइज बात नहीं नहीं। किया। जो ड्रेस की बात कर रहे हो उसको कबाई बोलते हैं। ओके, चलो हम समरी में मैं बताती हूँ समरीज की। तो पहली है बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें ऑथर जो रोड्रिग्स है वो अपने गोवा के पुराने दिनों के बारे में बात करता है, जहां पर विलेज बे जो ब्रेड बेकर्स होते थे उनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती थी। ठीक है। तो गोवा और गोवा से रिलेटेड विलेजेस में बहुत ब्रेड बेकर्स रिच फैमिली से होते थे और देवर वेल ऑफ। ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम चलते गए और जो लोग हैं उन्होंने ब्रेड खाना कम कर दिया। लेकिन अभी भी गोवा और उसके आसपास के गांव में विलेज बेकर्स यानी ब्रेड बेकर्स अभी भी वहां रहते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रेडिशन है ये पोर्तुगीज से पास ऑन हुआ है। पोर्तुगीज फेमस थे ब्रेड बनाने के लिए, और धीरे धीरे वो ट्रेडिशन, क्योंकि पोर्तुगीज ही है जिन्होंने गोवा पर कब्जा कर रखा था, तो पोर्तुगीज ने ही ये ट्रेडिशन ब्रेड वाला दिया है। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग अगो, बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। पोर्तुगीज अब गोवा से जा चुके हैं, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल वर्क है बेकिंग का वो अभी भी गोवा में देखने को मिलता है। आपको वहां पर बहुत सारी फर्नेस दिखाई देंगी जिनमें ब्रेड बेक की जाती थी। और आपको वहां पर जो ट्रेडिशनल बेकर्स जिस बैम्बू से काम, ट्रेडिशनल बेकर्स जो कि ब्रेड बेचने निकलते हैं उनकी बैम्बू स्टिक की साउंड भी आपको सुनने को मिलती है। जैसे वो चलते हैं तो बैम्बू स्टिक का यूज करते हैं। आपको बेकर्स की फैमिली में कोई ना कोई आज भी है जो आज भी बेकिंग बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है और उस ट्रेडिशन को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। तो बेसिकली ब्रेड बेकिंग की एक ट्रेडिशन की बात की जा रही है इसमें। ये जो बेकर्स होते हैं इनको पेडर्स बोला जाता है गोवा में, और आज भी इनको पेडर्स बोलते हैं गोवा में। ठीक है। तो ऑथर आगे बात करता है कि किस तरह से वो एक बार याद है उसको कि उसके गांव में बेकर्स विजिट कैसे करने आते थे। दिन में 2 बार ही उसके गांव में बेकर आते थे। वो ऑथर के एक तरह से फ्रेंड और गाइड भी थे। ऑथर को बेकर्स बहुत पसंद थे। एक बेकर था, वो यूज टू कैरी अ बैम्बू स्टिक, जिसके हाथ में एक बैम्बू की छड़ी रहती थी, और उसके स्टिक जब वो चलता था तो बैम्बू की उसकी जो स्टिक है वो ऑथर को जगा देती थी, और बाकी लोगों को भी जग व्हेन ही यूज्ड टू कम इन द विलेज पीपल यूज्ड टू नो कि बेकर आ गया है, और लोग जग जाते थे। बहुत सारे जो सर्वेंट्स बहुत बहुत घरों से बाहर निकलते थे और उस बेकर से ब्रेड खरीद लेते थे। लोफ का मतलब ब्रेड। लेकिन ऑथर को हमेशा ब्रेड बैंगल्स में मजा आता था। ब्रेड बैंगल क्या होता है? वो जो कॉर्नर होते हैं ना ब्रेड के बीच में से छेद कर दो तो बैंगल बन जाती है। पर ऑथर को हमेशा ब्रेड बैंगल्स से ही मजा आता था, तो वो खरीदने जाता था बेकर के पास। तो जो ब्रेड के बैंगल्स बने होते बैंगल शेप के। मैम ब्रेड लोफ से बीच वाला काट के। हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो बेकर्स का जो बैम्बू होता था, उनका जो स्टिक होता था वो बहुत ही स्पेशल होता था, क्योंकि जब वो स्टिक चलते थे तो वो झिंग जैंग का साइन करता था
क्योंकि वो बैम्बू जैसे ही ग्राउंड पे पड़ता था, एक हाथ में वो बैलेंस करते थे बेकर, एक हाथ में अपनी बास्केट को रखता था, दूसरे हाथ में बैम्बू की मदद से वो सड़कों पर चलता था। तो उस बैम्बू से झैंग-झैंग का साउंड आता था, इसीलिए वो बहुत स्पेशल था, ठीक है? तो बेकर क्या करता था, विद वन हैंड बेकर सपोर्टेड द बास्केट ऑफ ब्रेड, एक हाथ से बेकर ब्रेड की जो बास्केट है उसको सपोर्ट करता था अपने सर के ऊपर, और दूसरे हाथ में जो उसकी बैम्बू स्टिक थी वो ग्राउंड को स्टक करती थी चलते-चलते, ठीक है? ऑथर जो है, ऑथर और उसके बाकी यानी ऑथर तब तो विलेज का एक बॉय ही था, तो ऑथर और उसके यानी विलेज के सारे लोग जो है वो उसकी बास्केट में देखने की कोशिश करते थे कि क्या-क्या है। उस समय पे जिस ज़माने की ये बात बता रहा है जब ऑथर छोटा था, तो एक फ़ैशन था कि ब्रेड को हॉट टी के साथ खाते थे। ऑथर को ब्रेड इतनी ज़्यादा पसंद थी कि खाने से पहले वो ब्रश भी नहीं करता था, उठते-उठते ब्रेड खा लेता था और बाद में ब्रश करता था। तो विलेज बेकर वाज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स, और ये रोज़ की दिनचर्या में भी तो ब्रेड बेकर्स इम्पोर्टेंट थे ही, बट इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में तो ब्रेड बेकर्स और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते थे। कैसे? क्योंकि ब्रेड बेकर्स एक तरह की ब ब्रेड बनाते थे, स्वीट ब्रेड जिसको बोल बोलते थे, और विलेजर्स को वो बहुत पसंद थी। अगर जब कोई अच्छी सेरेमनी मैरिज है या कोई और फंक्शन होता था, तो वो फंक्शन में इस मैम तरह की स्वीट ब्रेड को क्या बोलते थे? बोल, BOL। तो मैरिज या इस तरह की कोई और फंक्शन होती थी, तो इस तरह की स्वीट ब्रेड्स विलेजर्स मंगवाते थे। सैंडविचेस के फॉर्म में स्वीट ब्रेड्स आती थी, सैंडविचेस आती थी, ब्रेड से बने हुए केक आते थे, और बोलेनाज़ जो कि एक ब्रेड से बनी हुई डिश ही होती है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रेड बहुत तरह से बनती है, तो इस तरह के आइटम्स बेकर्स बनाते थे, और जो कि विलेजर्स को बहुत पसंद थे और बहुत बार गिफ्ट के तौर पर भी दिए जाते थे। और ये मैरिज सेरेमनी में, अदर सेरेमनी में और क्रिसमस में भी ये गिफ्ट की तरह दिए जाते थे। अगर इनको ना दिया जाए, तो एक तरह से त्योहार मीनिंगलेस, फीका सा पड़ जाता था। तो ब्रेड की इतनी ज़्यादा इन ब्रेड्स की बोल्स की वैल्यू थी। ऑल जो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी ही चीज़ें ब्रेड से बनती थी। इसीलिए जो बेकर की फर्नेस थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ऑलमोस्ट हर विलेज में एक बेकर की फर्नेस ज़रूर होती थी, क्योंकि एक ट्रेडिशन था बेक्ड ब्रेड वगैरह खाने का। सारे ही ओकेजन में विलेजर्स को एक नहीं तो दूसरे टाइप की केक की ज़रूरत पड़ती ही थी, जिसको फर्नेस में बनाया जाए। बेकर और द ब्रेड सेलर वोर अ स्पेशल पेक्यूलियर ड्रेस। उसके अलावा बेकर्स की एक और खास बात है कि वो एक यूनिक सी ड्रेस पहनते थे। उस ड्रेस को कबाई बोला जाता था, और वो एक सिंगल पीस फ्रॉक की बहुत लंबी होती थी, मतलब सिंगल पीस फ्रॉक टाइप से मैम होता था। शेख लोगों जैसे? ओके, इट रीच्ड डाउन टू हिज नीज, और वो नी लेंथ तक और नी से थोड़ा नीचे होता था। ड्यूरिंग जब जब नैरेटर अपने चाइल्डहुड की बात करता है, उस वक्त अभी तो ये फ्रॉक बेकर हैं, वो फ्रॉक भी पहनते हैं, बट जब ऑथर के चाइल्डहुड की बात है, तो उस वक्त बेकर्स ट्राउजर भी पहनते थे, और वो ट्राउजर शॉर्ट होते थे, फुल लेंथ के नहीं होते थे, हाफ पैंट से थोड़े नीचे यानी नी लेंथ तक के ट्राउजर होते थे। देखा हुआ है ना कभी-कभी मूवीज में, जिसमें यहाँ से एक बेल्ट लगी होती है और ट्राउजर नी लेंथ तक का होता है। पुरानी, हो सकता है हॉलीवुड मूवीज में देखा हो। तो उस समय जो बेकर थे वो ट्राउजर्स पहनते थे, जो कि हाफ पैंट से लंबे होते थे और फुल पैंट से छोटे होते थे। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर हाफ पैंट पहनते हैं, तो उनको देख कर के लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बेकर की तरह कपड़े पहने हैं। तो दोनों ही तरह की ड्रेसेस है, फ्रॉक भी पहनते हैं, जिसको कबई बोलते हैं। उसके अलावा हाफ लेंथ की पैंट भी पहनी जाती थी। बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर सामान सप्लाई करते रहते थे, और पैसा यूजुअली मंथ के एंड में लेते थे। किसी भी हाउस होल्ड में बेकर्स के मंथली अकाउंट्स प्रेजेंट होते थे, जो कि रिकॉर्ड होते रहते थे वॉल पर या कॉपी पर पेंसिल के साथ। यानी बेकिंग इतनी नॉर्मल एक्टिविटी थी कि ऑलमोस्ट सब लोग ही बेकर्स के साथ अपना अकाउंट रखते थे। बेकिंग उस समय पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, और बेकर्स रिच होते थे। वेल ऑफ का मतलब रिच। उनकी फैमिली और सर्वेंट को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। उनकी प्लम्प बॉडीज, यानी उनकी फूली हुई, जो रिच लोगों की वेल बिल्ट बॉडीज होती हैं, उनको देखकर ही पता लगता था कि वो रिच हैं, और वो एक जैक फ्रूट कटहल जैसी लगती थी देखने में। ठीक है? प्लम्प बॉडीज। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है द बेकर्स ऑफ गोवा के बारे में। अब अगली स्टोरी है कुर्ग के बारे में। कुर्ग है लोकेश एब्रोल की स्टोरी। दिस स्टोरी इज वेरी नाइस। जो भी कभी घूमने गया होगा उसको इस स्टोरी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो आप आसपास वहां देखते हैं, कुछ नया नहीं है। कुर्ग एक कर्नाटका में कुर्ग है,
स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा इलाका है। इनफैक्ट ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉल भी नहीं, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। कुर्ग को कोडगु भी बोलते हैं, ठीक है। कुर्ग जो है वो मैंगलोर और मैसूर के बीच में लाई करता है, यानी ऊपर इसके मैंगलोर है, नीचे की साइड मैसूर है और बीच में कुर्ग पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। राइटर बोलता है कि इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि किंगडम ऑफ गॉड से आया है। वैसे तो पूरा का पूरा केरला को ही क्या लोग बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री, बट केरला के ऊपर का इलाका कर्नाटका भी बहुत ही सुंदर है, कुर्ग वाला इलाका। और राइटर बोलता है ये इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे किंगडम ऑफ गॉड से खुद ही आया होगा। ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा कुर्ग फेमस है, सबको ही पता है, ब्रू गोल्ड कॉफी का एड है कि कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। इसके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी यहाँ पर काफी बारिश होती है, तो जिस जगह पर लगातार 24 घंटे कह रही हूँ, 12 मंथ्स बारिश होती है, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट जिनके जो पेड़ होते हैं वो लीव्स शेड नहीं करते और यहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो कुर्ग जो है वो कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। कुर्ग में रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी बहुत हरे भरे ना झड़ने वाले रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और कुर्ग ऑब्वियसली साउथ वाला इलाका है, तो यहाँ पर स्पाइसेस यानी मसाले भी उगते हैं। 30% of its area is covered with the evergreen forest. कुर्ग का नियरली 30% एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। द बेस्ट सीजन जब भी आपको कुर्ग विजिट करना होगा वुड बी सितंबर टू मार्च। वेदर उस वक्त एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि सितंबर टू मार्च उनका विंटर सीजन होता है जो हमारे लिए नॉर्मल सीजन होता है, और अप्रैल टू सितंबर उनका गर्मी वाला सीजन होता है जिसमें हमें ज्यादा गर्मी लगेगी अगर हम साउथ जाएंगे तो। लेकिन इस टाइम पे सितंबर टू मार्च वेदर परफेक्ट होता है। एयर में चारों तरफ कॉफी फ्लेवर की स्मेल आ रही होती है क्योंकि कॉफी प्लांटेशन होती है। देयर आर ब्यूटीफुल कॉलोनियल बंगलोज इन दी प्राइम कॉर्नर्स, और प्राइम लोकेशंस पे आपको कॉलोनियल टाइम के ब्यूटीफुल बंगलोज मिलेंगे, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स भी कुर्ग को बहुत पसंद करते थे। दे यूज्ड टू लिव हियर। तो जितने भी प्लांटेशन वाले एरिया हैं, चाहे आसाम हो या कुर्ग, वहां पर आपको ब्रिटिशर्स के टाइम की बहुत चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए हिल स्टेशंस में हमें चर्च मिल जाती हैं, है बात की नहीं, बिकॉज वो यूरोपियन क्लाइमेट से थे, तो दे यूज टू लिव मोस्टली इन हिल स्टेशन। वो इंडिया में जब राज भी कर रहे थे तब भी वो हिल स्टेशन में ज्यादा रहते थे, क्योंकि उनको ठंडी क्लाइमेट में रहने की आदत थी। इसलिए जब भी आप हिल स्टेशन जाते हैं तो वहां पे आपको चर्चेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कभी नोटिस किया है? द पीपल आर द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्ग के लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ही ब्रेव होते हैं। उसका एक रीजन कहानियों में ये भी बताया जाता है कि वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कुर्ग के लोगों की शायद उनकी जो यानी उनकी जो पीढ़ी है वो शायद ग्रीक और अरेबिक के डिसेंडेंट्स हैं, यानी उनके सक्सेसर्स भी हो सकते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी उसमें अलेक्जेंडर की आर्मी एक्चुअली रिटर्न नहीं हुई। अलेक्जेंडर रिटर्न एंड ही डाइड, बट उसकी आर्मी वापस नहीं गई अरेबिया से जो आए थे, और वो लोग यहीं पर ही सेटल हो गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, और उन्होंने लोकल से शादी कर ली। तो इस स्टोरी के चलते अरेबिक डिसेंडेंट आ गया है इनमें। तो ये कल्चर देखने को मिलता है। दिस कल्चर कैन बी सीन इन दी मैराइटल ट्रेडिशंस। उनके मैराइटल यानी जिस तरह से वो लोग शादी करते हैं उनमें भी इनका ये कल्चर देखने को मिलता है अरेबिक वाला। कैसे? उनके रिलीजियस कस्टम्स भी थोड़े थोड़े मैच करते हैं। और एक और थ्योरी ये भी एक्सक्यूज बोलती मी है। मैम। हाँ बेटा। मैम वो मार्शल स्पेल होगा या मैरिटी ओह होगी? सॉरी 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 सॉरी, मार्शल का मतलब उनकी मार्शल आर्ट्स जो है वो उस ट्रेडिशन में फॉलो होता है, मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया। हाँ, दिस कल्चर कैन बी सीन इन दी मार्शल ट्रेडिशन। ये अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो रिटर्न नहीं हुई और उन्होंने लोकल से मैरिड कर ली। ये चीज आपको आपको इनकी मैरिज और रिलीजियस कस्टम्स में देखने को तो मिलते ही है, मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं। उसके अलावा जितने ब्रेव है ये लोग, यानी इनके जितने मार्शल ट्रेडिशन है, मार्शल आर्ट जितना ये जानते हैं, उससे भी देखने को मिलता है कि दे आर सो ब्रेव कि अलेक्जेंडर की लीनिएज को बिलोंग करते होंगे ये लोग। Another theory says that the people are originated from the Arabs। और दूसरी थ्योरी ये बोलती है, दूसरी थ्योरी जो कि ये बताती है कि अरब से ओरिजिनेटेड है, वो इसीलिए है क्योंकि अरब्स लोग एक बहुत लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसको कुफिया बोलते हैं।
और उसी तरह के लॉन्ग ब्लैक कोट यहाँ पर भी लोग पहनते हैं, जो कि थोड़ा बिजार है, बट ये बोल रहे हैं कि उनका पहनावा भी मैच करता है अरब से। अरब लोग जितने लॉन्ग कोट कुफिया पहनते हैं, और कुर्द भी एक एथनिक ग्रुप का नाम है, तो कुर्द और अरब जिस तरह के कुफिया पहनते हैं, उसी तरह के लॉन्ग ब्लैक कोट यहाँ पर भी लोग पहनते हैं कुर्द में। तो इससे भी लगता है कि ये लोग अरब और ग्रीक वाले डिसेंडेंट हो सकते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अगर आप कुर्ग के इलाके में जाएंगे तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा आओ भगत करने की या फिर हॉस्पिटैलिटी अच्छी करने की आदत होती है। जो भी उनके घर जाता है उसे वो वेलकम करते हैं। दे आर ब्रेव पीपल, वो ब्रेव होते हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस, उनकी ब्रेवरी की बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। कुर्ग की इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है, उसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट, और कुर्ग रेजिमेंट की बहुत ज्यादा इज्जत है इसी वजह से। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ है जनरल कैरियप्पा, वो भी कुर्गी रेजिमेंट से थे, यानी वो भी एक कुर्गी थे। इवन टुडे द कोडावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया। कोडावूज वो जो इस इलाके में रहते हैं उनको कोडावूज बोला जाता है। तो आज भी जो कोडावूज लोग हैं वो अकेले इंडियंस हैं जिनको बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर या हथियार रखने की आजादी दी गई है। समझ गए? There are variety of natural scenes in which can be enjoyed by the tourist. उसके अलावा नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत टूरिस्ट आते हैं और उन्हें ये जगह पसंद भी आती है। कावेरी इस इलाके की अकेली नदी है, यानी इस इलाके में कावेरी ही बहती है जिसको पानी कुर्गी हिल से मिलता है। यानी कुर्ग के पास जो पहाड़ियां हैं को कुर्गी हिल बोलते हैं और उससे कावेरी को पानी मिलता है। दिस रिवर इज फुल ऑफ महाशीर। इस रिवर में एक मछली पाई जाती है, उसका नाम माशीर होता है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ये। वन कैन सी, उसके अलावा सिंस ये कौन सा इलाका है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जानवर भी अच्छे से मिलेंगे फॉरेस्ट में। तो एलिफेंट, किंगफिशर, स्क्विरल, लंगूर्स आपको लैप ऑफ नेचर यानी कुदरत की गोद में खेलते हुए मिल जाएंगे। बर्ड, बी, बटरफ्लाई, हर चीज ब्यूटी यानी नेचर डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है यहाँ पर, फ्लोरा एंड फौना की। उसके अलावा क्या है, रिवर एंड माउंटेन, वहां पर इतनी प्यारे रिवर और जो माउंटेन गेम्स यानी स्पोर्ट्स भी बहुत फेमस है कुर्ग में। जैसे रिवर राफ्टिंग, कनोइंग का मतलब एक पेड़ के तने को अंदर बंद करके उसमें एक छोटी सी बोट बना दी जाती है और उस बोट को लोग चलाते हैं, उसको कनोइंग बोलते हैं। रैपलिंग, माउंटेन पे रस्सी से चढ़ना। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक पे क्लाइंब करना। माउंटेन बाइकिंग, तो इस तरह के स्पोर्ट्स भी बहुत फेमस है। ट्रैकर्स फाइंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस एरिया, और जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनको भी ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत वॉकिंग ट्रैक्स हैं जिसपे लोग पहाड़ियां चढ़ते हैं। ठीक है। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन एंजॉय द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और ये बता रहे ब्रह्मगिरी हिल्स है जहां से कावेरी निकलती है। तो फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स अगर आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको आसपास का पेनोरमिक मतलब ऑलमोस्ट 360 डिग्री का जो व्यू है वो बहुत ही पूरे कुर्ग के एंटायर लैंडस्केप का उस पहाड़ी के ऊपर से बहुत सुंदर लगता है। देयर इज अ 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निशार गंधम, आई डोंट नो, मैं इसका नाम नहीं याद आ रहा है। देयर इज अ 64, यहाँ पर एक आइलैंड है निशार गंधमा जो कि 64 एकड़ का है। मैंने तो कभी सुना नहीं। इट कैन बी रीच्ड थ्रू अ रोप ब्रिज, जिसको आप एक रोप ब्रिज के थ्रू जहां पर जा सकते हैं। ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क आर सेटल्ड इन बाइलाकुपी, तो यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है बाइलाकुपी, वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं और वो इस कुर्ग इलाके के बहुत पास में है। उसका उस इलाके में रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स आर वेरी देयर रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स, तो बुद्धिस्ट लोग जो रेड ऑर्चर और येलो कलर के रोब पहनते हैं, पीला और लाल, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में जब आप यहाँ पर विजिट करने जाएंगे। एंड आर अमंग्स दी मेनी सरप्राइजेस इंडिया हैज टू ऑफर, और ये एक उनमें से बहुत सरप्राइजेस जो इंडिया में है उनमें से एक बहुत अच्छा सरप्राइज है कुर्ग विजिट करना। हाँ, ओके, तो कुर्ग खत्म हो गया। किसी को ना समझ आया हो? नो मैम। अगला है टी फॉर आसाम।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। इसमें एक लड़का है प्रांजल, जो कि आसाम को बिलोंग करता है। आसाम में बहुत लोग बंगाली भी हैं, इसलिए इसका नाम प्रांजल नहीं प्रांजौल है। तो प्रांजौल आसाम को बिलोंग करता है। वो दिल्ली में पढ़ रहा है, जहाँ पर राजवीर उसका क्लासमेट है। प्रांजौल के जो फादर है वो अपर आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर है। तो प्रांजौल इनवाइट करता है राजवीर को कि तुम समर वेकेशन में मेरे यहाँ आना। तो वो दोनों ट्रेन से आसाम जाते हैं समर वेकेशन में। राजवीर ब्यूटीफुल ग्रीनरी और टी प्लांटेशन को देख करके ट्रेन के अंदर से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब ट्रेन रुकती है तो वहां पर लोग आते हैं चाय देने के लिए, बोलते हैं चाय गरम चाय गरम। तो उन्होंने टी खरीदी और वो पीने लगे। तो राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पूरे वर्ल्ड में नियरली रोज के 80 करोड़ से भी ज्यादा कप टी के पिए जाते हैं हर रोज। तो ट्रेन फिर स्टेशन से निकल गई। प्रांजल स्टार्टेड रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रांजल ने अपनी बुक पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो आसाम से ही है, तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं बाहर की सीनरी में। लेकिन राजवीर पूरे टाइम मूविंग ट्रेन से विंडो के बाहर देखता रहा। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था बाहर। ठीक है, सून द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स वर लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि वो आसाम की तरफ जा रहे हैं तो बीच में बंगाल भी पड़ेगा, तो वहां पैडी यानी राइस के फील्ड्स भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। और धीरे धीरे टी बुशेस, हर जगह टी बुशेस यानी टी गार्डन्स दिखने लगे उनको। राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी गार्डन्स। टी गार्डन्स के इतने शानदार सीन को देख करके राजवीर तो एकदम फैसिनेट यानी मंत्रमुग्ध हो गया। देयर वर शेडी ट्रीज एज वेल। वहां पर बहुत सारे शेडी यानी बड़े बड़े हैवी शेड वाले ट्री भी थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट बिकॉज ही हैड born and brought up in the plantation. राजवीर बहुत एक्साइटेड था, बट प्रांजल ने उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो वही पैदा हुआ था। तो ही वॉज क्वाइट हैबिचुएटेड विद दिस। He told Rajveer that Assam has the largest concentration of tea plantation. प्रांजल ने राजवीर को बताया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे ज्यादा अ, घनत्व है, डेंसिटी में टी प्लांटेशन आसाम में ही पाए जाते हैं। राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर ने बोला पता नहीं किसने टी को डिस्कवर किया। ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर आर मेनी लेजेंड्स अटैच्ड टू टी। उसने प्रांजल को ये बताया कि टी से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। टू द के किस तरह टी को डिस्कवर हुआ। एक स्टोरी के मुताबिक एक चाइनीज एम्परर ने टी को बाई चांस डिस्कवर किया था। वो हमेशा पीने से पहले पानी गर्म करता था। वन डे व्हेन ही वाज बॉइलिंग द वाटर, कुछ पेड़ की पत्तियां अपने आप गिर गई और पॉट के अंदर, और जब उसने उसको पिया तो उसका टेस्ट चेंज हो गया था और उसमें पानी में फ्लेवर आ गया था। तो इस तरह से उन्होंने टी को जो है वो चाइनीज ने डिस्कवर किया। उसी के अलावा एक और इंडियन स्टोरी भी है। इसके हिसाब से एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसका नाम था बोधि धर्मा। उसने वो मेडिटेशन के समय उसको बहुत नींद आती थी। तो इस बात से इरिटेट होकर के उसने अपनी पलकों को काट दिया और उनको ग्राउंड में फेंक दिया। कुछ टाइम के बाद उन पलकों से टी प्लांट्स ग्रो करने लगे, और इस प्लांट्स के लीव्स को जो भी पानी में डाल के पीता था वो कभी सो नहीं पाता था। ठीक है, तो राजवीर ने प्रांजल को बताया कि टी सबसे पहले चाइना में पी जाती थी 2700 बीसी यानी 0 बीसी से 2700 साल पहले। और जो दो वर्ड हैं जिसको हम चाय और चीनी बोलते हैं, क्योंकि चाइनीज के मोस्टली वर्ड चा चा से ही शुरू होते हैं, तो ये दोनों ही चाइनीज हैं। तो तुम लोगों को कभी लगा कि तुम लोग हिंदी में जिसे चाय बोलते हो और एक्चुअली चाइनीज वर्ड है। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। लेकिन यूरोप में टी 16th सेंचुरी में आया। ठीक है, यानी 2700 बीसी से 0 एडी तक आओ, और 0 एडी के बाद 1600 आगे जाओ। तो नियरली 4300 साल बाद, चाइनीज के 4300 साल बाद के बाद यूरोप में टी आया। एट फर्स्ट इट वाज यूज मोर देन अ मेडिसिन। पहले टी मेडिसिन की तरह यूज होता था, बेवरेज नॉर्मल पीने की चीज के लिए नहीं। राजवीर और प्रांजल इतनी बातें करते करते मैरियानी जंक्शन पर पहुंच गए। प्रांजल के पेरेंट्स आ गए, उन्होंने उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे रिसीव किया, और फिर वो लोग कार में बैठ करके डेकियाबारी की तरफ निकल गए, जो कि एक टी स्टेट है जिसको प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। बोथ साइड यानी रास्ते के दोनों तरफ एकर्स और एकर्स के इलाके में केवल टी बुशेज ही दिख रही थी। वीमेन जो है उनके पास बैम्बू बास्केट्स थी, और वो लोग प्लक करके टी लीव्स को उसमें डाल रहे थे। दे हैड कम देयर इन स्प्राउटिंग सीजन्स।
जो कि जब टी के लीव्स बड़े हो जाते हैं, स्प्राउटिंग सीजन्स में विमेन आती हैं और तोड़ के पत्तियों को बास्केट में भरती है। राजवीर मेंशन दैट दिस सीजन लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, और वो जो प्लकिंग का सीजन होता है, राजवीर ने बताया कि ये सीजन मई से जुलाई तक रहता है। तो बेस्ट टी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन, और इसी सीजन में सबसे अच्छी टी बनाई जाती है। प्रांजल के फादर ने राजवीर को बताया कि प्रांजल के फादर ने राजवीर को बहुत सारी चीजों के बारे में बताया टी प्लांटेशन से रिलेटेड। ही सेड दैट ही होप्स टू लर्न मोर अबाउट टी देयर। ओके, ये ही शायद उसके लिए यूज हुआ है, राजवीर के लिए, कि राजवीर ये चाहता है कि वो और भी ज्यादा टी के बारे में जाने। ओके, तो यहाँ पर थर्ड स्टोरी टी प्लांटेशन की भी खत्म है। जितना इस समरी में उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑल्दो एक्चुअल स्टोरी ज्यादा बड़ी है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि मोर जो मेन थीम है वो इसमें आ गई है इस समरी में। ओके, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो एल्डर्स हैं वो पुरानी किस चीज को गोवा के बारे में याद करते हैं? मैम वहाँ के ब्रेड्स के बारे में, और करेक्ट। वो मैम पोर्टुगीज में जो पोर्चुगीज ब्रेड। कल्चर और कैसे उनके लिए ब्रेड एक बहुत इम्पोर्टेंट डेलिकेसी था। ओके, बेकर को क्या कहा जाता था? पैडर। करेक्ट। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? क्या आज भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है? यस मैम। ओके। व्हेन वुड द यस मैम। बेकर व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? हर रोज बेकर कब आता था? मैम फर्स्ट बिफोर सेलिंग ऑल द हर ब्रेड्स रोज एंड दो आफ्टर बार ही आता सेलिंग। था, और वो सुबह ऑथर बेकर की स्टिक की वजह से ही, मतलब स्टिक जो नॉइस करती थी उसकी वजह से ही उठता था। करेक्ट। और वो लोग उनसे ब्रेड बैंगल्स लेने जाते थे। ऑथर, बाकी लोग लोव्स ऑफ ब्रेड, और ऑथर स्पेशली वेंट फॉर दी ब्रेड बैंगल्स। ही यूज्ड टू कम 2 times a day। मॉर्निंग में जब वो लेकर के आता था तो उसकी स्टिक से गांव वाले जग जाते थे, और फिर लौटते वक्त वो बेचते हुए निकलता था। मैच द फॉलोइंग कर लोगे। अगला है, व्हाट डिड बेकर्स वियर? बेकर क्या पहनते थे पोर्तुगीज डेज में एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग? कबाई। पोर्तुगीज डेज में तो वो कबाई पहनते थे, और जब ऑथर छोटा था मैम वो शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनते थे, नी लेंथ और के। उनका जो वो नी लेंथ से ज्यादा होता था। करेक्ट, हाफ पैंट से लंबा और फुल लेंथ से छोटा होता था वो ट्राउजर ऑथर के दिनों में। और पोर्तुगीज डेज में वो लोग एक अजीब सी फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहनते थे, उसको कबाई बोलते थे। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडो? किसको देख करके लोग बोलते थे कि इसने पैडो की तरह यानी ब्रेड बेकर की तरह कपड़े पहने हैं? मैम जो भी हाफ हाफ और फुल पैंट के बीच में पहनता था कपड़े। हाँ, जो भी ऐसे हाफ पैंट पहनता था जो नी तक या उससे हल्के नीचे हो, उसको देख करके लोग तुरंत बोलते थे इसने बेकर की तरह कपड़े पहने हैं। ओके, वेयर वर दी मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड? बेकर के मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होते थे? मैम वॉल्स पे पेंसिल से। करेक्ट। व्हाट डज जैक फ्रूट पीपल अपीयरेंस? जैक फ्रूट पीपल का क्या मतलब है? मैम वेल्दी पीपल, मोटा, खाते पीते गर्ल। प्लम्प, फूले हुए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट। तो चलो पार्ट 2, वेयर इज कुर्ग? किधर है कुर्ग? मैसूर और मैम मैंगलोर के बीच स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका मैम में। यस मैम। क्या स्टोरी फेमस है? कुर्ग या कोडागु एक ही चीज है। कोडागु पीपल किस लीनियज को बिलोंग करते हैं? क्या स्टोरी फेमस है उसके लिए? मैम वो अरबिक या मैंने ग्रीक ओरिजिन से होते हैं। वो वहीं सेटल हो गई थी, और मतलब वो मैरिज भी उन्होंने वहीं पे कर लिया था। करेक्ट, कि अलेक्जेंडर की आर्मी सेटल हुई है, और उसके अलावा उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी मार्शल प्रैक्टिस और उनके मैरिज बिलीव्स को देख के भी ऐसा लगता है कि वो मैच करती है वहां से। पीपल ऑफ कुर्ग कैसे हैं? इंडिपेंडेंट एंड अच्छे। ब्रेव, और शायद वो पॉसिबली ग्रीक या अरेबिक डिसेंडेंट के हैं। वो जो लॉन्ग वो पहनते हैं कोट, जो कि मैच करते हैं किससे? काफिया जो वो पहनते हैं। तो ये पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है। मेन क्रॉप क्या है कुर्ग की?
कॉफी। कॉफी। स्पोर्ट्स कहाँ कौन कौन से किए जाते हैं जब टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं? मैम मैम रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग और वो कनोइंग। माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग। ओके, कनोइंग। कनोइंग एक तरह से बोटिंग ही होती है, बस वो बोट तने मतलब सॉफ्ट वुड से बनती है, जो पेड़ों की जो कनोई होती है उससे। एनिमल्स जो है वो कुर्ग में कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एलिफेंट, मंकी तो मेरे को, स्क्विरल, ये 3 तो मेरे को याद आ रहे हैं। उसके अलावा बर्ड और बटरफ्लाईज भी देख मैम सकते हो। वाइल्ड एलिफेंट्स। ओके, फिर लंगूर और लॉरेस भी तो याद कर लेना। मालाबार स्क्विरल नाम है स्क्विरल्स का। बैंगलोर और कुर्ग की डिस्टेंस 260 किलोमीटर है, ये इसमें नहीं था समरी में। तो बैंगलोर से कुर्ग जो है इट इज 260 किलोमीटर्स। ओके। हाँ, बैंगलोर से आप कुर्ग कैसे जाएंगे? तो बैंगलोर से कुर्ग जाने के एक्चुअली 2 रूट हैं और दोनों 260 ही सेम डिस्टेंस पर हैं। सबसे ज्यादा जो है वो मैसूर के थ्रू है, ठीक है? तो मैसूर के थ्रू आप जाएंगे, बैंगलोर से मैसूर और मैसूर से कुर्ग। अदर रूट जो है वो नीलामंगल के थ्रू है, कुनियंगल एंड ये मैंने कभी सुना नहीं है, चरण्यपटना। पहला वाला तो एकदम मोस्ट वॉक्ड टूर है, बैंगलोर टू मैसूर, मैसूर टू कुर्ग। ओके, अगला है ये, चलो ये हो जाएगा। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, आप करते हैं शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल, पैसेज बेस्ड तो कर लोगे। ओके, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस? बेकर क्या करता था सबसे पहले घर जाता था? मैम पता नहीं है सबसे ऐसे भी। पहले ही यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग। मतलब इतना है, मतलब गुड मॉर्निंग बोल के फिर वो अपनी बास्केट उतार के सर्वेंट के सामने रख देता था कि क्या चाहिए इसमें से ले लो, ठीक है? हाउ डिड बेकर मेड हिज एंट्री? रहने दो। कोई स्टिक लेके जाता था हमें और वो छोटा सा डाउट था। हाँ, टंग पूछो बेटा। साउंड कर वो वहाँ पर स्टोरी पे लिखा है कि वो वॉल्स पे लिखते थे उनका कैलकुलेशन। तो मैम वो वॉल्स पे लिखने से मैम कौन से वॉल्स पे लिखते थे? किसी के घर घर पे की वॉल या दीवारों पर उनका पेंसिल कोई एक से। स्पेशल स्लैब टाइप होता? ना ना, सब लोग अपने अपने घर को घर की दीवारों पर, वही जो नॉर्मल चूना पत्थर की दीवार होती है उस पे पेंसिल से लिख देते थे। ओके, तो बेकर का पहला क्वेश्चन है कि जब वो किसी घर जाता था तो क्या करता था? तो अर्ली मॉर्निंग वो विलेज में आता था, ठक ठक करता था अपनी बैम्बू स्टिक से, सब लोग जग जाते थे। फिर वो जिस भी घर के सामने जाता था वहां पर वो गुड मॉर्निंग बोल करके अपनी देता था। अपनी बास्केट रख देता था और सर्वेंट्स लोग उस घर के निकल के ब्रेड ले लेते थे। रिजॉइन करो फिर बात।